ये होगा आज के बेहतरीन स्टॉक आइडियाज। अब आज के खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ कदम रखा जाए और हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो निफ्टी का इकलौता नंबर जो अवेटेड था, एक्सिस बैंक, कैसे रहे? एक्सिस बैंक के केस में आशीष मार्जिन्स का थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है। वैसे अगर आप मुनाफे रेवेन्यू का ध्यान दें तो मुनाफा करीब 3.5% बढ़कर आया, 6,071 करोड़ 6,072 करोड़ का अनुमान था। ब्याज से आय का फिगर आया 12,532 करोड़, 9% की ग्रोथ है। एस्टिमेट था 12,546 करोड़। मार्जिन्स जो है वो 4.11% से घटकर 4.01% पर आए, 5 क्वार्टर के लोज पर है, तो यहाँ पर भी मार्जिन्स पर दबाव बनता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। अब एसेट क्वालिटी का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर हम देख रहे हैं एसेट क्वालिटी के केस में ग्रॉस एनपीए कुछ ट्रिम हुए 1.58% पर है, लेकिन नेट एनपीए का आंकड़ा स्टेडी है 0.36% पर। डिसबर्समेंट बैंक बढ़ा पाया है करीब 11.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर, 56% का इजाफा है अगर आप ध्यान देंगे सालाना आधार पर। डिपॉजिट्स भी जो बाकी बैंकों के रहे हैं वो करीब 2.5-3% ही बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। एक्सिस के केस में 5% से ज्यादा के डिपॉजिट्स क्वार्टरली आधार पर बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, तो ये एक पैरामीटर है जो अच्छा है, वरना मार्जिन्स का प्रेशर इस बैंक पर भी हावी है। तो बिल्कुल ये एक्सिस बैंक, आशीष चतुर्वेदी से पूछ लेते हैं उनके पीएमएस में है क्या और कैसे उन्होंने इस नंबर्स को एनालाइज किया। आशीष बिल्कुल, तो हमारे पास जो दो पोजीशंस जिनमें प्रीडोमिनेंटली प्राइवेट बैंक्स में, वो है टॉप ओवरवेट में है आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक की भी पोजीशन हमारे पोर्टफोलियो में, बट यहाँ पर पे हम इक्वल वेट है। मुझे ऐसा लगता है कि अनुज, देखिए ये जो स्टॉक है एक्सिस बैंक, यहाँ पर पे जो बड़ा कंसर्न है वो ये अभी है कि लोन टू डिपॉजिट जो रेशियो है उसको लेकर के कहीं ना कहीं आरबीआई थोड़ी कंसर्न है। उनका ये मानना है कि जो लोन टू डिपॉजिट रेशियो वो आइडियली 80% के आसपास होना चाहिए, जो काफी बैंक्स में इससे ज्यादा चल रहा है, और इसको कवर अप करने के लिए आपको डिपॉजिट ग्रोथ काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ानी पड़ेगी। और जैसे आप डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके मार्जिन्स को हिट करेगा। तो ये जो कंसर्न है ये आने वाले 2 से 3 क्वार्टर इन बैंक्स में बना रहेगा। बट हमें लगता है कि एक्सिस बैंक ने जिस तरह की ओवरऑल लोन ग्रोथ दिखाई है, ये स्टॉक कहीं ना कहीं डिप में एक बाइंग इंटरेस्ट दिखाएगा। बट करंट लेवल से ज्यादा मुझे लगता है कि 1030 1040 का जो जोन होगा वहां पर पे एक बाइंग इंटरेस्ट आपको एक्सिस बैंक में अच्छा आता हुआ नजर आएगा। बट प्राइवेट बैंक्स में हमारी जो टॉप वेट पोजीशन है वो है आईसीआईसीआई बैंक, और हमारा मानना है कि जिस तरह से आईसीआईसीआई बैंक ने आरओए 2% का दिया है, और अगर से आप एआईएफ के जो प्रोविजंस उन्होंने किए उसको वापस से एड बैक करें तो ऑलमोस्ट 2.70% का आरओए रिटर्न ऑन एसेट्स बना है। टॉप ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिली है, लोन ग्रोथ के अंदर में अच्छा खासा मोमेंटम है। तो हमारी टॉप पिक पूरे प्राइवेट बैंक के अंदर में आईसीआईसीआई बैंक रहेगी, जहां हमारा मानना है 1100 के स्तर बहुत ही जल्द देखने को नजर आ सकते हैं। और जिस तरह से आप देख भी रहे हैं एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट 52 वीक लो पे खड़ा है, और आईसीआईसीआई बैंक ने फ्रेश 52 वीक हाई क्रिएट किया है। ये रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक का बना रहेगा। बहुत बढ़िया। चलिए भाई, एक्सिस बैंक एडीआर कल 3% गिरा हुआ था, पर उतना ही कल हिंदुस्तान के बाजार में स्टॉक गिरा हुआ था, तो एक पस्त ओपनिंग के इंडिकेशन है एडीआर से, नंबर्स मिले जुले हैं। अच्छा, सही कह रही हैं, एचडीएफसी के नंबर्स के बाद डिपॉजिट्स इंपॉर्टेंट हो गए थे, उस पैमाने पे तो थम्स अप है, पर कारोबारी मुनाफा गिरा, ऊपर से एनआईएम्स में अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन है। तो देखते हैं आज स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। अगली कड़ी, पिडिलाइट, यूनाइटेड स्पिरिट्स और हैवेल्स। ये बहती साहब जरा स्टॉक्स टटोल के रखिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। ये तीनों एक साथ इसीलिए क्योंकि कंज्यूमर फेसिंग वाला मामला है। जी हाँ आशीष, और यहाँ पर यूएसएल पिडिलाइट का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा है। हेवल्स के केस में वैसा नहीं कह सकते। यूएसएल के साथ शुरुआत करेंगे। मुनाफा है 350 करोड़ का, एक्सपेक्टेशन थी 283 करोड़ की, 64% बढ़ा है पिछले साल इस तिमाही से अगर आप कंपेयर करेंगे। रेवेन्यू के फ्रंट पर भी 3002 करोड़ का ये फिगर है, एक्सपेक्टेशन थी 2975 करोड़ की, वहां पर भी एक बीट है। इबिटा में देखिए 31% का इजाफा, 487 करोड़ का इबिटा, एस्टिमेट था 429 करोड़ का, और मार्जिन्स जो हैं 13.4% से बढ़कर करीब 16.2% पर आए हैं। मार्जिन एक्सपेक्टेशन थी 14.45%, तो मार्जिन्स में हम देख रहे हैं 200 बेसिस पॉइंट का एक बीट देखने को मिला है। बिजनेस कहां पर आ रहा है? बिजनेस आया है इनके प्रेस्टीज एंड अबव, यानी कि प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड साफ है, वहां पर हमने देखा एक अच्छी खासी तेजी।
आय करीब 10% बढ़ी है, 7 से 10% का अनुमान था, तो अपर एंड के एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रही हैं। वॉल्यूम ग्रोथ इस सेगमेंट में 4.6% पर है, 3 to 5% का अनुमान था, तो वहां पर प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है और रियलाइजेशन प्रति केस 5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अगर इनके पॉपुलर सेगमेंट पर ध्यान दे तो वहां पर डिमांड थोड़ी सी सुस्त होती हुई दिखाई जरूर दे रही है। पॉपुलर सेगमेंट में हम देख रहे हैं रेवेन्यू जो है 12% घटा है, वॉल्यूम्स में 22% तक की गिरावट है, अनुमान था डिक्लाइन आएगा 14 से 15% का। पॉपुलर सेगमेंट काम नहीं कर रहा है इनके लिए, लेकिन प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड जो कंपनी ने पहले आइडेंटिफाई किया था, इस पूरे साल चला है, वो दरअसल इनके फेवर में है। हालांकि मैनेजमेंट कॉशन दे रहा है कि आगे ये बरकरार शायद ना रहे, लेकिन आइदर वेज नंबर्स अच्छे खासे हैं। दूसरी तरफ आप ध्यान दीजिएगा पिडिलाइट पर। पिडिलाइट के केस में 510 करोड़ के आसपास तक का कंपनी ने मुनाफा पेश किया, 66% का इजाफा अनुमान से बेहतर है। 130 करोड़ की रेवेन्यू कंपनी ने दिखाई है, 4% की ग्रोथ। एबिटा 742 करोड़ का, उम्मीद से बेहतर। और यहां पर भी अगर आप मार्जिन देखिए 16% के मार्जिन 23.7% पर आए हैं, 720 बेसिस पॉइंट का उछाल है। एक्सपेक्टेशन थी उछाल की 22.5% का अनुमान था। यहां पर कुल वॉल्यूम में 10.4% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। कंज्यूमर बिजनेस में 10.3% तक की वॉल्यूम ग्रोथ है। कंपनी कह रही है रूरल और छोटे शहरों से जो मांग है वो अर्बन मार्केट्स को आउटपेस कर रही है, यानी कि वहां से ज्यादा परफॉर्मेंस बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 9 प्लांट कमीशन किए इस करंट साल में, डिस्ट्रीब्यूशन टच पॉइंट्स को और बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, खासतौर से इनके इनोवेशन सेगमेंट के लिए, और ओवरऑल रेवेन्यूज का वो एक बड़ा कंट्रीब्यूटर रहेगा। पिडिलाइट यूएसएल नतीजे अच्छे। अब आते हैं हेवल्स पर। हेवल्स हर पैरामीटर पर मिस है। प्रॉफिट आया है 287 करोड़ के आसपास, एक्सपेक्टेशन 300 करोड़ के ऊपर की थी। रेवेन्यू आया 4,400 करोड़ का, अनुमान था 4,600 करोड़ के ऊपर का नंबर देखने को मिलेगा। एबिटा 433 करोड़ पर आया है, 52% की ग्रोथ जरूर है, लेकिन 482 एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होके 9.8% पर आए हैं, हमारा अनुमान था मार्जिन स्थिर रहेंगे। यूबीएस बाय कॉल दे रहा है, 1880 का टारगेट है, लेकिन हेवल्स के केस में क्लियरली प्रेशर देखने को मिल रहा है। केबल्स बिजनेस में भी हमने देखा परफॉर्मेंस इतना कुछ खास अच्छा नहीं है। यूएसएल पिडिलाइट बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, हेवल्स उम्मीद पर खरा नहीं उतरा है। पिडिलाइट, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ऐसे नंबर एक चिपकाने का काम करता है और एक से लोग चिपक जाते हैं। भाईती साहब, कोई चार्ट्स में पसंद आ रहा है क्या? इवन वो हैवेल्स भी। जी आशीष जी, पिडिलाइट की अगर मैं बात करूं तो कल एक मैसिव शॉर्ट बिल्टअप इसमें देखने मिला है, और जिससे आपका गिरावट देखने मिली है थोड़ा सा अलार्मिंग है। 5.5-6% की गिरावट थी और ऑलमोस्ट स्टॉक अपने 200 डेमा के नीचे स्लिप हुआ, तो हमें लग रहा है कि आज एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है और स्टॉक वापस 200 डेमा के ऊपर जाता हुआ देखने मिल सकता है। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर 200 डेमा पे ही खरीदारी की सलाह रहेगी। कोई बहुत बड़ा गैप अप आता है तो उसे चेज ना करे। जिनके पास शॉर्ट्स है इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। जो 200 डेमा है एग्जैक्टली इसका, या कल का जो क्लोज है 2522, वहीं पे एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। एज अ शॉर्ट कवरिंग कॉन्ट्रा कॉल है। मुझे लग रहा है इसमें वापस एक बार 2600 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अगर मैं यूएसएल की बात करूं तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर और यूएसएल और यूएल दोनों का चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। जिस हिसाब से नंबर्स आए, हमें लग रहा है कि इसमें कल भी जो गिरावट थी वो अपने वापस एक बाउंस बैक दिया और 20 डेमा के ऊपर वापस स्टॉक कंफर्टेबली क्लोज देने में सफल रहा है। इसमें मुझे लग रहा है कि मोमेंटम बरकरार रहेगा और 1140 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो खरीदारी की सलाह रहेगी यूएसएल में। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1095 का एसएल मेंटेन करना है। अगर मैं हेवल्स की बात करूं तो इसमें गिरावट भी है और नंबर्स भी खराब है और 200 डेमा भी इसने तोड़ा है। हमें लग रहा है कि इसमें गिरावट और बरकरार रह सकती है और ये स्टॉक्स स्लिप होकर करीब 1270 और 1265 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो उसमें बिकवाली की सलाह है, कोई भी बाउंस आए तो उसमें बिकवाली करे। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1340 का कैसे मेंटेन करे। बहुत बढ़िया। ये है तीनों स्टॉक्स का आपका अप्रोच, किस तरह से पोजीशन है। नंबर्स हर्षिता ने ब्यूटीफुली हाईलाइट कर दिए। हैवेल्स दिक्कत में, यूएसएल और साथ में पिडिलाइट ऑपरेशनली बेहतर। माइनस 2 और स्टॉक्स आप रेडी रखिएगा। एल&टी फाइनेंस के नंबर्स आए और महानगर गैस के। हर्षिता, नंबर्स कैसे? महानगर गैस के केस में हमने देखा है यहाँ पर मुनाफा उम्मीद से बेहतर है, 317 करोड़ पर आया है। ये इनफैक्ट नंबर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 297 करोड़ पर आएगा, तो प्रेशर है लेकिन उम्मीद से बेहतर है।
रेवेन्यू आप देखिएगा 1568 करोड़ पर आता हुआ दिखाई दिया है। एक्सपेक्टेशन था ये प्रेशर में आएगा 1514 करोड़ पर आएगा, तो इतना ज़्यादा खराब नहीं है जितना हम मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए 30% के 28.6%। एबिटा में भी कुछ कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, करीब 7% तक का। वॉल्यूम 3.7 MMSCMD का रहा है, उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर, टैड बिट बेहतर, या फिर आप इनलाइन कह सकते हैं। सालाना आधार पर करीब 8% तक की वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर की है। ये है MGL का नंबर। अब आते हैं LNT के नंबर में, और LNT के नंबर में डिस्बर्समेंट्स में पिकअप है, मार्जिन्स कुछ बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आंकड़े अगर आप देखेंगे, ब्याज से आय 8% बढ़कर आई है, मुनाफे में 41% तक का इजाफा देखने को मिला है। 640 करोड़ का ये फिगर देखा गया है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ग्रॉस NPA भी ट्रिम होते हुए दिखाई दिए हैं। 2.95% का GNPA, नेट NPA 8.82% से 0.64% पर आया। ये है मार्जिन्स की स्थिति, इंप्रूवमेंट 8.62% से 8.97%, नियरली 9% के आसपास मार्जिन्स स्कर्ट होते हुए। तो 8 से 9 साल में सबसे बेहतर एसेट क्वालिटी कंपनी दिखा रही है, जो GNPA NPA में हम देख रहे थे, और डिस्बर्समेंट्स में करीब 13% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। नंबर्स वैसे हैं अच्छे। मॉर्गन स्टैनली हाउएवर अंडरवेट है, टारगेट इन्होंने 129 रुपीस प्रति शेयर का दिया है। हाँ, नंबर्स अच्छे हैं। L&T फाइनेंस होल्डिंग के नंबर्स अच्छे, MGL के सब कुछ थका हुआ दिखेगा, पर जो स्ट्रीट दबाव एक्सपेक्ट करता उतना नहीं है, तो नंबर्स MGL के भी अहेड ऑफ एस्टिमेट्स आप कहिए। मानस, ऐसे में कोई ट्रेड वेट किसी स्टॉक में या छोड़ दिया जाए? तो देखिए, L&T फाइनेंस होल्डिंग की जहां तक बात है, स्टॉक ने कल अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, उसके नीचे फिसला है। मेरा समझना है कि यहाँ पर थोड़ा करेक्शन और देखने को मिल सकता है, इसलिए अगर कोई मॉर्निंग में उछाल मिले और आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो एक बार एग्जिट करने की कोशिश करिए, और फ्रेश खरीदारी 171 रुपए के ऊपर ही करेंगे। नीचे की तरफ आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर गिरावट बढ़ी तो 148 तक के भाव आपको L&T फाइनेंस होल्डिंग में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन देखिए, MGL में पैटर्न पॉजिटिव लगता है। वीकली और मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट है। 20 और 21 के हाइस को स्टॉक ने ब्रीच कर दिया है, और 2017 के हाइस की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस आपके 1285 के नीचे रहेंगे और टारगेट 1375 के आसपास के रहेंगे। ओके, अच्छा, बजट पिक्स। महज 5 कारोबारी सत्र दूर है हम लोग उस अंतरिम बजट के अनाउंसमेंट से। अगले हफ्ते थर्सडे को आना है। उसी कड़ी में आज चतुर्मोता साहब और सच्चिदानंद उत्तेकर साहब के पास जाएंगे कुछ बेहतरीन बजट आइडियाज के लिए, पर वो कुछ देर बाद। सतपुर साहब, हर्षद, आप कैश मार्केट के स्टॉक्स हाईलाइट करने वाली हैं। उनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले नाम हो, उनमें से कोई ट्रेड दिख रहा हो आपको तो आप बताना, या कोई चार्ट्स पे इंटरेस्टिंगली प्लेस्ड हो। हर्षदा, कैश मार्केट के नंबर्स कौन कौन से? सोना BLW मुनाफा 113 करोड़ के आसपास आया है, बढ़कर आया है मुनाफा। रेवेन्यू 782 करोड़ पर आई है, यहाँ पर भी इजाफा है। और EBITDA लेवल पर आप देखेंगे तो प्रदर्शन ज़्यादा बेहतर दिखेगा, 176 करोड़ से बढ़कर 232 करोड़ पर आता हुआ। मार्जिन्स भी इनके करीब 3% बढ़े, 26.1% के मार्जिन्स बढ़कर 29.7% पर आए। सोना BLW के लिए अच्छी तिमाही रही है। टाटा एलेक्सी भी रेडार पर रखेंगे। मुनाफा आया है करीब 206 करोड़ का, थोड़ा सा फ्लैटिश है क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर। रेवेन्यू 914 करोड़ की कंपनी ने पोस्ट की है। EBITDA लेवल में 244 करोड़ का फिगर कंपनी ने डिलीवर किया है। मार्जिन्स स्थिर हैं, लेकिन हल्का सा दबाव करीब 0.4 बेसिस पॉइंट तक का प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर अगर आप ध्यान दें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% तक की ही ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। यह है टाटा एलेक्सी का फिगर। इंडस टावर भी रेडार पर रहेगा, जहां पर मुनाफा 19% बढ़कर आया। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर में नंबर आपको बता रही हूं। रेवेन्यू में 1% तक की ग्रोथ है, फ्लैट है रेवेन्यू। EBITDA 5% बढ़ा है, मार्जिन्स बढ़े हैं, लेकिन कंपनी कह रही है कि 2270 करोड़ का एक इम्पैक्ट आया है। इन्होंने डाउटफुल डेट की प्रोविजनिंग की है। इनफैक्ट उन्होंने वोडाफोन के लिए भी कहा है कि वहां पर पेमेंट जो एक्सपेक्टेड था उस पैमाने पर होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। उस लिहाज से भी वोडाफोन आइडिया आप रेडार पर रखेंगे, और इंडस टावर्स ऑफ कोर्स अपने नंबर्स पर फोकस में जरूर रहेगा। ओके, सोना BLW अच्छी परफॉर्मेंस, पिटा हुआ स्टॉक है और मार्जिन्स में गजब का एक्सपेंशन। टाटा एलेक्सी नंबर्स स्पष्ट हैं, हमने बिग स्टॉक्स की कड़ी में इसको डिस्कस भी कर रखा था। एक डिसअपॉइंटमेंट है, और जिस तरह के वैल्यूएशंस हैं, रूम फॉर एरर है नहीं। और इंडस टावर्स के नंबर्स भी हर्षदा ने मेंशन कर दिए। सतपुर साहब, कोई इंटरेस्टिंगली प्लेस्ड? आशीष जी, देखिए, मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है तो सोना BLW। द रीजन, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट के पहले, नंबर्स के पहले यहाँ पे करेक्शन हो चुका है,
और ये जो करेक्शन है ये अपने सपोर्ट यानी क्लस्टर ऑफ सपोर्ट पे लैंड हुआ है, जहाँ पे 10, 20, 50 डीएमए आते हैं। तो देखिए एज पर द लेवल्स आर कंसर्न 579 का क्लोज है, 570 ये इसका क्लस्टर का बेस बनता है। तो 570 के नीचे स्टॉप लॉस को प्लेस करे और ये रैली प्ले करे। मुझे लगता है कि आज का इसका टारगेट होगा 610 से लेकर 620। और अगर आप मंदी की तरफ की इशारा करते हो तो मुझे लगता है टाटा इलेक्सी कम से कम, मुझे लगता है आशीष जी इसका कल का क्लोज 8200 का है। और जो करेक्शन है मुझे लगता है ये करेक्शन अभी भी ड्यू है करीबन 7500 तक। तो करीबन 500-600 पॉइंट का एक फॉल टाटा इलेक्सी में इमीडिएट बेसिस पे दिखता है। तो लॉन्ग साइड का ट्रेड करने के लिए सोना बीएलडब्ल्यू दिएंगे नहीं सेबी की। ओके टाटा, ये सारे व्यू आ गए इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे। अब एक काम करा जाए, बजट पिक्स पे चला जाए, उसके बाद मुझे मुनाफे की तैयारी में एचडीएफसी बैंक और जी एंटरटेनमेंट पे भी एक्सपर्ट की व्यू चाहिए, तभी तो मुनाफे की तैयारी सिमटेगी पूरी। पहले बजट पिक्स। सचिन, बस 5 कारोबारी सत्र दूर, ट्रेड बुल्स पे आप लोग पोजिशनली सबसे ज्यादा दाव किस पे लगा रहे हो, सबसे ज्यादा बुलिश किस स्पेस को लेकर हो, किस स्टॉक को लेकर हो? क्या है आपकी बजट पे क्या आइडिया? आशीष जी, यहाँ पर जिस तरीके से सीमेंट स्टॉक्स में रिलेटिवली एक अच्छी परफॉर्मेंस रही है, करेक्शंस काफी अच्छी तरह वेल फेस्ड मैनर में एग्जिबिट हो रहे हैं, तो यहाँ पर सीमेंट स्टॉक्स पे मुझे लग रहा है जरूर ध्यान देना चाहिए। एक अच्छे वैल्यूएशंस पे अभी भी काफी सारे स्टॉक्स आ चुके हैं, एंड जिस तरीके से ट्रेंड्स वहां पर बरकरार है, मुझे लग रहा है वहां पर एक अच्छी सस्टेनेबल रैली पोस्ट बजट भी नजर आ सकती है। विद इन दिस पर्टिकुलर पैक हमारा जो टॉप पिक है वो है जेके लक्ष्मी सीमेंट का। ओवरऑल अगर हम इसका मंथली स्ट्रक्चर देखें तो वहां पर एक काफी अच्छा कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है, जो लगभग अराउंड 2021 से एग्जिबिट हो रहा था। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है 800-805 लेवल के आसपास, एंड उसके बाद की एक अच्छी रैली बनी थी। उस रैली के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन एंड करेक्शन नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक 1100 के पार भी जाना चाहिए। बट स्ट्रक्चरली जिस तरीके से माहौल है, मुझे लग रहा है थोड़ी सी बाय ऑन डिक्लाइन की यहाँ पर रणनीति रखनी है। जो सपोर्ट ड्यूरेबल है अराउंड 820 तक का, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। 860 से लेके 820 इस पर्टिकुलर जोन में अपने पोर्टफोलियो में उतारना है। 760 के वीकली क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस है इसका। इंटरमीडिएट टारगेट होगा अराउंड 960 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1100 तक ये पर्टिकुलर रैली कंटिन्यूड होनी चाहिए एक साल के दौरान। जेके लक्ष्मी सीमेंट भाई साहब 1100 प्लस तक की तैयारी, पोजिशनली सबसे इंटरेस्टिंगली प्लेस लगता है सचिन और उनकी टीम को। चतुर्मोता साहब, आप लोगों का गो टू स्टॉक बजट से पहले, अंतरिम बजट से पहले? बिल्कुल आशीष जी, तो देखिए मैं इसमें जो नाम लेना चाहूंगा वो एक लार्ज कैप कैपेक्स प्लेयर है, और वो है लार्सन एंड टूब्रो। अगेन अ डिस्क्लोजर की स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है। और जैसे मैंने कहा कि बाजार को देख के थोड़ा सा अब जो मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी वो किसी भी चीज को एक भाव पे लेने के बजाय एक एक्यूमुलेशन फेज की रहेगी। और मेरा मानना है कि एलएनटी 3400 से 3500 की जो जोन होगी वो एक बहुत ही अच्छी एक्यूमुलेशन फेज के तौर पर इसको मैं लेना चाहूंगा। और मेरा मानना है कि एलएनटी आपको आने वाले 6 से 9 महीनों में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। और हम तो पोटेंशियली मानते हैं स्टॉक 4000 से 4200 तक के पोटेंशियल अपसाइड आपको यहाँ से दिखा सकता है। अब जहां तक कि कुछ बिजनेस मोमेंटम की बात करें तो हम देखते हैं कि जो ऑर्डर प्रोस्पेक्ट्स है वो ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ के आसपास का ऑर्डर प्रोस्पेक्ट्स आने वाले समय में, जो कि डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के में भी आ रहा है। और साथ ही साथ ओवरसीज में हम समझते हैं हाइड्रोकार्बन सेगमेंट भी एक बहुत अच्छी ग्रोथ फेज में देखने को नजर आएगा। इसको देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले 3 से 4 साल रेवेन्यू करीब करीब 14 से 15% कैगर ग्रो हो सकती है। और प्रॉफिटेबिलिटी में कहीं ना कहीं 21 से 22% की प्रॉफिट ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ हमें देखने को नजर आएगा। करंट ऑर्डर बुक अगर से आप कंपनी की देखेंगे तो करीब 4 लाख करोड़ के ऊपर की ऑर्डर बुक है, जिसमें करीब 29% जो है वो इंटरनेशनल ऑर्डर्स के तौर पर हमें देखने को नजर आते हैं। और एक बहुत अच्छा पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि कंपनी अभी 100 करोड़ एक 10,000 करोड़ का एक बायबैक कर रही है 3,000 रुपए के प्राइस पे। तो मुझे लगता है कि डिप में हमेशा आपको एक सपोर्ट देखने को नजर आएगा, बिकॉज ये बायबैक भी एक बहुत ही अच्छा बेस स्टॉक के लिए क्रिएट कराएगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें लगता है, और जिस तरह से प्राइवेट केपेक्स अब एक अच्छी रिकवरी फेज में आना शुरू होगा, क्योंकि बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है प्राइवेट प्लेयर्स की, और साथ ही साथ बैंक्स की भी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, तो क्रेडिट ग्रोथ भी हमें अच्छा देखने को नजर आएगा। तो इन सब का बड़ा बेनिफिशियरी एलएनटी मीडियम टू लॉन्ग टर्म में देखने को नजर आएगा, जिसके चलते बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी।
3400 से 3500 की जोन एक्यूमुलेशन पे रखिए और 4200 के लक्ष्य आने वाले 9 से 12 महीने में एलएनटी में देखने को बिल्कुल नजर आ सकते हैं। और डिस्क्लोजर ये कि हमारी ये टॉप पिक है पूरे कैपिटल गुड्स सेगमेंट के जेके अंदर। लक्ष्मी सीमेंट और लार्सन एंड टूब्रो, ये बजट पिक्स के तौर पे आपकी स्क्रीन पे। सावंत साहब, जी एंटरटेनमेंट छोड़ देता हूं, आज ओपनिंग होने देते हैं, देखते हैं कहां थमेगा, उसके बाद व्यू। लेकिन एचडीएफसी बैंक, आप लोग एक्यूमुलेट करना शुरू करें या अभी नहीं करें? जी नहीं कर रहे हैं एक्चुअली आशीष जी, क्योंकि अगर हम देखें तो नतीजों के बाद ये कंटिन्यूअस लोअर लोज बना रहा है। तो मैं वेट कर रहा हूँ और इसका मैं एटलीस्ट कम से कम एक 4 से 5 दिनों के लिए इसका 1400 का लेवल डिफेंड होना बहुत जरूरी है स्पॉट में। अभी हम करीबन 1420 पे, तो अगर 1400 का लेवल डिफेंड हो जाए तो हम 1450 के ऊपर भी खरीद लेंगे। ऊपर खरीदना एक बार कंफर्टेबल रहेगा, बट मैं जिसे कहते हैं कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ, वो अवॉइड करना चाहूंगा। और 1450 के ऊपर अगर ये सस्टेन करे तो बाइंग के बारे में डेफिनेटली सोचा जा सकता है। बहुत बढ़िया भाई साहब, अगर 1400 डिफेंड कर रहा है, थम रहा है, 1450 पे भी आ गया, उसके बाद थमने के बाद कॉन्फिडेंस अगर बढ़ गया, तब एक्यूमुलेट करना है। अभी वेट एंड वॉच। क्विकली ट्रांजिशन का समय, मुनाफे की तैयारी पूरी, शुरुआत अब पहला सौदा की। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।